नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इस वीडियो से आपके 8 से 10 क्वेश्चन सीधे के सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ऑल कर लें ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स, आपको 2 मई से और 4 मई के बीच में सभी शिफ्टों का पीडीएफ आपको इसी वीडियो पर ही मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमने वो वीडियो डाल दी है जो 2 मई से 4 मई के बीच में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सवा घंटे की वीडियो बनी हुई है, इस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें 225 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके 9 शिफ्टों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है। तो इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और आपको बता दें, हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें बताते रहेंगे, तो आप अपने हाथ में पेन कॉपी लेकर बैठें। ठीक है, चलिए, इसमें पहला फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगर महात्मा की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करते हैं, अखिल भारतीय कमेटी का गठन 1919 में ये किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें हम इसमें, तो असहयोग आंदोलन कब चला था? तो ये चला था आपका 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था और इसे नमक आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें हम तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए, इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, क्या है ये? बांसुरी वादक हैं। इसी में बात कर लेते हैं हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक हैं, और उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। ठीक है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता जा रहा हूँ उनको आप नोट करते हुए जाना। अगला व्यक्ति आपका पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, बांस सितार वादक हैं ये। ठीक है, अल्लाह रखा की बात करें तो तबला वादक हैं, और उस्ताद असद अली खान की बात करें तो बीड़ा वादक हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये वाद्य यंत्र से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैजयंती माला किस नृत्य से संबंधित है? जो आपकी वैजयंती माला है वो आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है, और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर बात करें हम भरतनाट्यम के प्रमुख कौन कौन हैं जिससे जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, तो पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडिले रुक्मणी देवी और राम गोपाल आदि। तो इसमें से आपका पदम सुब्रमण्यम पूछ लिया गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति भी पूछ ली गई है, और अरुणडिले रुक्मणी भी पूछ ली गई है। ठीक है, तो इसमें लास्ट रह जाता है आपका राम गोपाल। तो इसको आप देखकर जरूर जाना जिन स्टूडेंटों का आने वाली शिफ्ट में पेपर है। चलिए, इसमें बात करते हैं हम कथक से कि कथक से मोस्ट इंपोर्टेंट कलाकार कौन कौन से संबंधित हैं। तो लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज और सुखदेव महाराज। जिन व्यक्तियों के पीछे महाराज आ जाए तो ये समझ लेना फ्रेंड्स वो आपके कथक से संबंधित हैं। चलिए, अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपको पता है नृत्य से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस पूछ रहा है, क्योंकि इनके 2-3 टॉपिक बहुत ही फेवरेट रहे हैं। ठीक है, इसमें बात करें ये मोहिनी अट्टम किससे है, तो ये आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है ये। कथक नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और कथकली नृत्य की बात करें तो केरल में किया जाता है। ठीक है, केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम ये मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया जो कुचिपुड़ी है वो किससे संबंधित है, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है।
इसमें बात करते हैं यूनिफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। आपको पता है पुस्तक से एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछ ही रहा है, तो इसलिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेखक और उनकी पुस्तक भी लेकर आए हैं। पहली है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। अगली पुस्तक है आपकी द मर्चेंट ऑफ वीनस, विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं, ठीक है। अगली पुस्तक है हमारी इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद इसके लेखक हैं, ठीक है। अगली पुस्तक के बारे में बात करें हम तो कामायनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है आपकी जी शंकर प्रसाद। कौन है ये, जी शंकर प्रसाद, इन्होंने ये कामायनी लिखी है। गोदान मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक, गोदान मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक है आपकी प्रेजेंट डायरी, तो ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो जो आगा खां कप है हमारा वो हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से। तो हॉकी से संबंधित तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से कप हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। पहला कप है आपका रंजीत सिंह कप, दूसरा है आपका रंग स्वामी कप, तीसरा है आपका बेटन कप, चौथा है आपका नेहरू कप। ये चार आपके हॉकी से संबंधित है और पांचवा आपका आगा खां कप हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए आपके 5 कप ये हो चुके हैं। चलिए इसी में बात करते हैं हम फुटबॉल के बारे में कि फुटबॉल से कौन कौन सा कप संबंधित है। तो आपको बता दें रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, संतोष कप फुटबॉल से संबंधित है, डूरंट कप आपका फुटबॉल से संबंधित है और लास्ट है आपका आशुतोष कप आपका ये भी फुटबॉल से संबंधित है। आपको पता है कि कपों से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस की बात करें तो आपका रामानुज कप और जयलक्ष्मी कप, इन दोनों को आप याद रखना क्योंकि टेबल टेनिस से आपके सिर्फ ये 2 ही बनते हैं। इन दोनों में से कोई एक के बारे में अगली शिफ्ट में पूछ लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बैडमिंटन से संबंधित, इसमें भी 2 हैं, इसका थॉमस कप और नारंग कप, इन दोनों को याद जरूर रखना, बैडमिंटन से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। इसमें हम प्रमुख राज्य और उनके त्योहार भी लेकर आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे इसमें बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो तवांग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसी में बात करें हम असम राज्य की, तो बिहू आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान में रख कर जाना। आगे ऐसा ना हो कि आने वाली शिफ्ट में आ जाए और आप इसे भूल जाएं, ठीक है। चलिए अगला राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में नुआखाई त्योहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में उगड़ी त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, उगड़ी त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। अगले राज्य की बात करें आपका केरल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट केरल का ओडम, ओडम मोस्ट इंपोर्टेंट है और विशु आपका, विशु मलयालम का नया साल के रूप में ये विशु मनाया जाता है, ठीक है। अगले राज्य की बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार पोंगल मनाया जाता है। चलिए अगला राज्य है आपका तेलंगाना राज्य, तो इसको बतुकम्मा और बूनालू मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखें या ना रखें, आपका बूनालू याद जरूर रखना, एसएससी बार बार पूछता है इसको। चलिए अगले की बात करें राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य है, खर्ची पूजा त्योहार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखना। आपको पता है मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूँ, जो एसएससी बार बार इन्हें पूछती है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की बात करें हम, तो बैसाखी त्योहार मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। चलिए अगला है आपका मणिपुर राज्य, तो मणिपुर राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है। कौन सा, संगाई उत्सव किस में मनाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगले राज्य की बात करें हम, तो गुड़ी पड़वा मोस्ट इंपोर्टेंट, महाराष्ट्र का नव वर्ष के आरंभ में ही ये मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें हम यहाँ पर, तो बसंत उत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। जो CSIR है उसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो आपको बता दें नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको बताते हैं अनुच्छेद 17 है, ये किससे संबंधित है, तो अस्पष्टता का अंत ये इससे संबंधित है। इसी में बात करें CSIR की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना हुई थी। CSIR की जो फुल फॉर्म है वो होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये आपकी CSIR की फुल फॉर्म होती है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो सौरभ पाल CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है आपके समीर वी कामत हैं। कौन है, समीर वी कामत हैं। वर्तमान में दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको बता दें जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो आपके 1 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामेव जल विद्युत परियोजना समर्पित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य को, ठीक है, किसको, अरुणाचल प्रदेश राज्य को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, SSC ने पूछा है पिछली वाली शिफ्ट में, ठीक है, तो इसीलिए हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपके लिए लेकर आए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके होने वाले हैं उनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से सीधे के सीधे यहाँ से छपने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, तो इसमें क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 15 की बात करें हम तो धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध अनुच्छेद 15 में ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, और अनुच्छेद 21 क में बात करें हम तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 21 क में ये दी गई है। अनुच्छेद 48 की बात करें हम तो अनुच्छेद 48 आपका ग्राम पंचायतों का जो गठन है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 क की बात करें हम तो मूल कर्तव्य आते हैं इसमें। अनुच्छेद 54 की बात करें हम तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें अनुच्छेद 54 में आता है, और अनुच्छेद 60 की बात करें हम तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में आती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये आपका SSC ने पूछ लिया है। अनुच्छेद 76 की बात करें हम तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है। चलिए अगला आपका अनुच्छेद है 280, तो 280 में क्या है आपका वित्तीय आयोग दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले अनुच्छेद की बात करें हम तो 343 है, इसमें संघ की परिभाषा है, और अनुच्छेद 378 की बात करें तो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, क्या है, लोक सेवा आयोग है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन आपका अगली शिफ्ट में बनने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी आपकी दयाराम साहनी ने, और किस सन में की थी, तो ये की थी आपकी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। यहीं पर बात कर लेते हैं हम पॉइंट में, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है, जो भारत की सीमा है वो 7 देशों के साथ साझा करती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। ये आपके 7 राज्य हैं, 7 देश हैं जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे पॉइंट में देख लेते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ करता है, और कितनी करता है, ये 4096 किलोमीटर करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है SSC ने। इसी में बात करें जो 6 राज्य हैं बांग्लादेश के वो कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं, तो इसमें पहला है आपका असम, दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा आपका मिजोरम, चौथा हो जाएगा आपका मेघालय, पांचवा है आपका त्रिपुरा।
ठीक है, कितने हैं आपके, 5वां हो जाएगा आपका त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है उस परिषद का गठन कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी ने पूछ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जो गठन है उस मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 अप्रैल 1990 ईस्वी को। कब? 5 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए मंदिर भी लेकर आए हैं कि कौन कौन से मंदिर आपके जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये वाराणसी में स्थित है। और ये वाराणसी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, लोटस टेम्पल की बात करें हम तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वर्ण मंदिर की बात करें, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अगला है आपका बद्रीनाथ मंदिर, चमोली जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ की बात करें हम, केदारनाथ मंदिर तो रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो माउंट आबू जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो बेरावल जो कि आपके गुजरात में पड़ता है। रामप्पा मंदिर की बात करें तो तेलंगाना में ये स्थित है। रामप्पा मंदिर आपका पूछ लिया गया है पिछली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट की बात करें विरूपाक्ष मंदिर की तो हम्पी जो कि आपके कर्नाटक में राज्य में पड़ती है। सबरीमाला मंदिर की बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि आपका केरल में स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मदुरई में पड़ता है। और मदुरई किस में है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मिलता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें हम, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर को तंजापुर जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबोधि मंदिर की बात करें तो बोधगया जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो पुरी में स्थित है। और पुरी कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक करके रखना। ठीक है, लिंगराज मंदिर की बात करें तो भुवनेश्वर जो कि आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कामाख्या मंदिर की बात करें हम तो आपका गुवाहाटी जो कि गुवाहाटी कहाँ पड़ती है? असम राज्य में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में ये हुआ था। चलिए अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं। चौसा का युद्ध की बात करें तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया था। यहीं पर बात करें हम हल्दी घाटी के युद्ध की तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और राणा सांगा के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला युद्ध है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें हम तो ये एसएससी ने पूछ लिया है। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम युद्ध की, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये लड़ा गया था। चंदावर युद्ध आपका 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। अगला है आपका घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में ये लड़ा गया था। अगला है आपका प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। चलिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध लेकर आया हूं। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 ईस्वी में ये लड़ा गया था। अब्दाली और मराठा के बीच में ये लड़ा गया था। तराइन की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और आपका कारगिल का युद्ध 1199 ईस्वी में ये लड़े गए थे। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको बता दें जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहला राज्य है झारखंड, गुजरात,
दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा इनके बीच होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में ये किया गया था। ठीक है, अगला है आपका, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला है पॉइंट है आपका, विटामिन डी की खोज 1922 ईस्वी में इल्मर मैकुलम ने की थी। ठीक है, कि कब सन में की थी? तो 1922 में। और ये विटामिन डी और कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो सूर्य का प्रकाश आता है विटामिन डी वहाँ से हमें प्राप्त होती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इसमें हम विटामिन बी आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल्स, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है और विटामिन के का नाम फाइटोमेनाडियोन यहाँ पर इसका नाम है। विटामिन सी का नाम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नाम नियासिन। ये सभी के सभी आप याद करके जाना, क्योंकि आपको पता है विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है। विटामिन बी5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल यहाँ से विटामिन बी5 का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले विटामिन की बात करें हम तो विटामिन बी6 की बात करें तो बायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन बी7 की बात करें तो बायोटिन, विटामिन बी9 की बात करें तो फोलिक और विटामिन बी12 की बात करें तो कोबालामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसी में बात करते हैं। 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कब होती है? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसमें देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक की सूची। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिल्ली पर शासक किया था तो मामलुक राजवंश ने किया था। ये कब से? 1206 से और 1290 तक यहाँ पर मामलुक राजवंश ने राज्य किया था। इसके बाद आपका आया था खिलजी राजवंश और खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 तक यहाँ पर राज्य किया था। यहीं पर बात करें इसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414 तक यहाँ पर इसने राज्य किया था। यहीं पर बात करें हम सैयद वंश की तो 1414 से लेकर 1451 तक यहाँ पर इसने राज्य किया था। यहीं पर बात करें हम अफगान लोधी वंश की तो अफगान लोधी वंश है वो आपका 1451 से और 1526 के बीच में यहाँ पर इसने राज्य किया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसने राज्य किया था? तो तुगलक राजवंश ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा कार्य किया था? तो ये किया था आपका शासन, ये तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 2011 की सेंसस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य। और कितना है यहाँ पर? 879 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष हैं। मतलब 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैंने आपको बताया पेन कॉपी हाथ में लेकर रखें, मैं पॉइंट लेकर आया हूँ आपके लिए, पॉइंटों को नोट करते हुए जाना। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इसी वीडियो से 8 से 10 आपके सीधे के सीधे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला पॉइंट है, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1872 में हुई थी। ये कब की गई थी जो विधिवत वो जो गणना है वो 1872 में? किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में समय में हुई थी। ठीक है, चलिए इसमें अगला पॉइंट बनता है आपका कि भारत में नियमित रूप से 1881 ईस्वी में हुई थी। किस रूप से? 1881 में जनगणना हुई थी। चलिए अगले पॉइंट की बात करें हम तो आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये आपकी 1951 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कौन सी स्वतंत्रता की कौन सी वाली ये जनगणना है, तो ये आपकी 15वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1951 ईस्वी में इसका आधुनिकीकरण हुआ था। इसी में हम पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि सर्वप्रथम रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और किसके शासन काल में चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ये चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है सर्वप्रथम रेल मुंबई से ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कब कितनी चलाई गई थी, लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी, और मुंबई से कहाँ तक, ठाणे तक ये चलाई गई थी। इसी में बात करें अगले पॉइंट की, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी, 1905 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में ही आपका बंगाल का जो विभाजन है वो हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन उस टाइम हुआ वहाँ के उस टाइम किसके शासन काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखना। इसी में बात करते हैं अगले पॉइंट की बारे में। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत ये किया था। जॉन मथाई कौन थे उस टाइम, तो जॉन मथाई आपके रेल मंत्री थे। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना कि जॉन मथाई कौन थे, तो जॉन मथाई आपके रेल मंत्री थे। इसी में बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो रेल बजट को सामान्य बजट में 2024 में अलग कर दिया था। ठीक है, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया था, तो सॉरी फ्रेंड्स 1924 ईस्वी में कर दिया था। कब किया गया था, 1924 ईस्वी में ये किया गया था। चलिए इसी में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, जो आपके कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो आपके भारोत्तोलक खेल से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें हम प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल भी आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है एसएससी इनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो चलिए इसमें हमारा पहला है हेमा दास की बात करते हैं। तो हेमा दास आपकी धावक हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं साक्षी मलिक किससे संबंधित है, तो ये पहलवान से संबंधित है। पीवी सिंधु की बात करें हम तो बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल की बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है ये भी। और आगे बढ़ते हैं, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो निशानेबाजी से संबंधित है। मैरी कॉम की बात करें तो मुक्केबाजी। अब अंजू बॉबी जॉर्ज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना, तो लंबी कूद से संबंधित है। और मीराबाई चानू ये भी आपकी भारोत्तोलक से संबंधित है। ठीक है, किससे, भारोत्तोलक खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मीराबाई चानू का। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपका बनता है विश्वनाथ आनंद, ये आपके शतरंज से संबंधित है। किससे, शतरंज से ये आपके संबंधित है। यहीं पर बात करें आकाशदीप सिंह की तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। बजरंग पुनिया की बात करें हम तो ये पहलवान से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी ने पिछली शिफ्ट में पूछ लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका महानदी पर स्थित है। और ये महानदी कहाँ पर है या हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। और हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण बांध इंपोर्टेंट डैम्स भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें पहला है टेहरी बांध, भागीरथी नदी पर है ये, और कौन से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। सरदार सरोवर बांध की बात करें हम तो नर्मदा नदी पर स्थित है ये, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। भांगड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है और हिमाचल और पंजाब में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगली है आपकी नागार्जुन सागर बांध जो आपका कृष्णा नदी तेलंगाना राज्य में स्थित है। हिरंद बांध की बात करें तो हिरंद नदी पर है ये, और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले की बात करें जवाहर सागर बांध तो चंबल नदी पर स्थित है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, जो साहित्य अकादमी जीतने वाली पहला महिला थी तो वो थी आपकी अमृता प्रीतम। कौन थी, अमृता प्रीतम थी। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं हम पॉइंट की। तो हिंदी भाषा में
2022 का साहित्य पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया है। ये आप ध्यान रखना, बद्री नारायण को हिंदी भाषा में 2022 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इसी में बात करें हम, सर्वप्रथम साहित्य पुरस्कार 1955 में दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम साहित्य पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 में ये दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है आपका, ये पुरस्कार भारत की 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको बता दें, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ये तीनों देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। अगला पॉइंट आपका, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे, जो आपके आने वाली शिफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इनसे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले लाते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अगर इस वीडियो को PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।